वेलकम टू टीचिंग वर्ड। दोस्तों, लूसेंट जीएस की इस सीरीज में हम लोग इतिहास विषय के 500 प्रश्नों को पढ़ेंगे। इस सीरीज में ये दूसरा पार्ट है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस सीरीज के सभी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला कर्नाटक के अंदर प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना लौह युग किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ भारत का सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध किसका विशाल भंडार था? तो दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध लौह का सबसे विशाल भंडार था दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो दोस्तों, बिंदुसार मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो दोस्तों, मगध राज्य ने युद्ध में सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो दोस्तों, अरस्तु सिकंदर महान के शिक्षक थे। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता था दोस्तों। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर और राजा पोरस की लड़ाई कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों, सिकंदर और राजा पोरस की लड़ाई झेलम नदी के किनारे हुई थी दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी सेना ने ग्रीस शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो दोस्तों, राजा पोरस की सेना ने ग्रीस शासक सिकंदर की सेना के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था दोस्तों। उनका नाम था राजा पोरस। अगला प्रश्न है, यहूदियों के धार्मिक पाठ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, यहूदियों के धार्मिक पाठ को मूसा संहिता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहूदियों का धार्मिक पाठ मूसा संहिता है। अगला प्रश्न है, महाभाष्य की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, महाभाष्य लिखा था महर्षि पतंजलि ने। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर बिंदुसार उनका पुत्र था, यह सिंहासन पर बैठा था दोस्तों। अगला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो दोस्तों, यूनानियों को भारत से बाहर निकालने में चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल में अशांति कहाँ पर थी? तो दोस्तों, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के अंदर काफ़ी अशांति फैली हुई थी दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला कर्नाटक के अंदर गुजारे थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था दोस्तों? तो दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, देवा नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात था? तो दोस्तों, अशोक थे, ये देवा नाम प्रिय के नाम से विख्यात थे दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध में हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा भी की है? दोस्तों, शिला राजादेश 13 था, इसी में अशोक ने कलिंग युद्ध में हताहतों की संख्या का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा भी की है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो दोस्तों, अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु
चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तो दोस्तों चाणक्य जो थे ये तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडिका पुस्तक लिखी गई थी मेगास्थनीज के द्वारा, जो एक यूनानी राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो दोस्तों शिला के ऊपर उत्कीर्ण 13वें राजादेश में अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव दिखाई देता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों तक्षशिला मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे अर्थशास्त्र के लेखक, और अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे गए थे? तो दोस्तों अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों का अर्थ सबसे पहले किसने और कब स्पष्ट किया था? तो दोस्तों जेम्स प्रिंसेप थे। इन्होंने 1837 में सबसे पहले अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों अशोक को ही शिलालेखों का जनक माना जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मौर्य वंश में स्थानिक किसे कहा जाता था? तो दोस्तों जो जिला प्रशासक थे इनको मौर्य वंश के दौरान स्थानिक के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो दोस्तों मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने मगध राज्य पर शासन किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो क्या है? दोस्तों मिलिंद पन्हो क्या है? तो दोस्तों बौद्ध पाठों को मिलिंद पन्हो कहा जाता था दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो दोस्तों चरक जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे ये किसके राज्य चिकित्सक थे? तो दोस्तों कनिष्क के चिकित्सक थे चरक। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों ऐसे विद्यालयों को गांधार कला विद्यालय के नाम से जाना जाता था दोस्तों। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो दोस्तों कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क हुए थे दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? तो दोस्तों 78 ईस्वी में कनिष्क राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो दोस्तों कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुशल शासक कौन था? तो दोस्तों कनिष्क थे, इन्होंने बौद्ध धर्म की संरक्षण किया था दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो दोस्तों कनिष्क के ही शासनकाल में कला की गांधार शैली का विकास हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षण को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? तो दोस्तों गांधार कला शैली ही है जो यूनानी और भारतीय कला के अभिलक्षण को समन्वित करती है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे? तो दोस्तों नागार्जुन और अश्वघोष नामक साहित्यकार कनिष्क के शासनकाल में थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो दोस्तों कलिंग के चेदी वंश के महानतम शासक राजा खारवेल थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो दोस्तों सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो दोस्तों श्रीगुप्त पहला ज्ञात गुप्त शासक था दोस्तों। अगला प्रश्न है, महरौली में
जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों महरौली के अंदर जंग रहित लौह स्तंभ का स्थापना गुप्त शासकों ने किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी कौन थे? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इन्होंने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के चलाए जाते थे उन्हें रुपये कहा जाता था दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस सीरीज के सभी पार्ट आप लोगों को मिलते रहें। धन्यवाद।